हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द लैपलेस विच। ये मूवी साल 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर जापानीज मूवी है और इस मूवी का ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग एक बर्फीले इलाके को दिखाते हुए होती है। इस जगह दो रिसर्चर्स आए हुए थे। ये दोनों उस इलाके में बने क्राइम सीन के अंदर दाखिल होती हैं। इनमें से पहला आदमी सासुके एक प्रोफेसर है और कैंग उसका असिस्टेंट है। अब प्रोफेसर सासुके डिवाइस के सिग्नल से समझ जाता है कि मर्डर सामने किया गया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इस जगह जिसकी हत्या हुई थी वह एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनका नाम योशीहीरो था। योशीहीरो की लाश मिलने पर वहां फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया और तभी वहां उन्हें सल्फाइड गैस के ट्रेसेस मिले। मतलब इस आदमी को मारने के लिए किलर ने सल्फाइड जहर का इस्तेमाल किया था। अब प्रेजेंट में हमें पता लगता है कि इस एरिया के पास एक बड़ा सा रिजॉर्ट है और ये दोनों रिसर्चर्स यहाँ इस जगह को सेफ डिक्लेयर करने आए थे ताकि इधर टूरिस्ट वगैरह फिर से आ सके। तभी वहाँ रेड कपड़ों वाली एक लड़की आती है। वो लड़की इनसे पूछती है क्या उस आदमी की बॉडी इधर मिली थी, लेकिन कैंग उसे डांट कर भगा देता है क्योंकि ये फिलहाल एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। आगे उस रिजॉर्ट के सिटीजन्स एक कमरे में जमा होते हैं और यहाँ सासुके इन्हें डिक्लेयर करता है कि अब आप सभी उस बर्फीले टूरिस्ट प्लेस में विजिट कर सकते हैं। वहाँ से सल्फाइड गैस पूरी तरह से हट चुकी है। तब वहाँ बैठा एक आदमी कहता है क्या मिस्टर योशीहीरो ने सुसाइड किया था। सासुके कहता है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सुसाइड करने वाले लोग सल्फाइड गैस को बंद कमरे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर सल्फाइड गैस का इस्तेमाल करने से वो पूरी गैस हवा में उड़ जाएगी। मतलब उससे किसी का कत्ल नहीं किया जा सकता। कैंग कहता है तो आखिर सासुके मरा कैसे। तभी बीच में एक आदमी कहता है हत्यारे ने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जबरदस्ती योशीहीरो की नाक में डाली थी जिससे वो मारा गया। दरअसल ये आदमी इस टाउन का इंस्पेक्टर ओनिको सान था। ओनिको को पूरा यकीन होता है कि योशीहीरो का मर्डर हुआ है। ओनिको इस बारे में फिर से तहकीकात करने के लिए सासुके से पूछता है, लेकिन सासुके इस थ्योरी को गलत बताता है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड जहर से हत्या सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उसे किसी को बहुत लंबे समय से स्मेल कराई जाए। आगे सासुके वहाँ से जाने लगता है। वहीं इंस्पेक्टर ओनिको सासुके को इस केस को दोबारा से रीओपन करने के लिए कन्विंस कर रहा था। तभी जाते वक्त सासुके को वहाँ वही रेड ड्रेस वाली लड़की दिखती है। अचानक से उधर एक बच्चा मेज में ड्रिंक फैला देता है जिसे देख वो लड़की अपनी कैलकुलेशन लगाकर फोन को 45 डिग्री टर्न कर देती है और यहाँ उस लड़की का फोन गीला नहीं होता। इसे देख सासुके थोड़ा हैरान होता है। तभी ओनिको आकर कहता है क्राइम सीन से हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे सल्फाइड गैस लीक किया गया हो। मतलब हत्या के वक्त वहाँ योशीहीरो के साथ कोई और भी मौजूद था। उसी ने योशीहीरो को मार डाला और सल्फाइड गैस का सिलेंडर अपने साथ लेकर भाग गया। सासुके कहता है लॉजिकली इतने कम सल्फाइड गैस से किसी को नहीं मारा जा सकता। मिस्टर योशीहीरो ने जरूर सुसाइड किया होगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी ओनिको सासुके का पीछा नहीं छोड़ता। तब सासुके ओनिको को टालने के लिए कहता है कि ये हत्या साइंस से परे है, इसे कोई चुड़ैल या फिर जादूगरनी ही अंजाम दे सकती है। ओनिको कहता है क्या पता वो चुड़ैल खुद योशीहीरो की वाइफ हो। वैसे भी वो योशीहीरो से आधी उम्र की थी। जरूर उसी ने अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड योशीहीरो को मार डाला होगा। लेकिन यहाँ सासुके कुछ रिएक्ट नहीं करता जिसे देख ओनिको वहाँ से चला जाता है। अब सासुके अकेले बैठकर बाहर का बर्फीला मौसम देखता है और इसी के साथ मूवी कुछ समय आगे बढ़ती है। यहाँ सासुके स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था पर कोई भी स्टूडेंट सासुके के इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेता और फिर हमें पता लगता है कि सासुके की टीचिंग लाइफ बहुत बोरिंग थी। लेकिन कंफर्ट जोन के कारण सासुके कुछ और करना भी नहीं चाहता था। तभी ऑफिस में मारिया एंटर होती है। मारिया सासुके की कलीग है और मारिया को सासुके पर सीक्रेट क्रश भी है। तभी मारिया टीवी ऑन करती है। यहाँ टीवी में योशीहीरो यानी जिसकी बॉडी मिली थी उसकी वाइफ मिया मीडिया को बता रही थी कि मैं और योशीहीरो हाइकिंग पर गए थे। तभी मैं कैमरे की बैटरी लाने रास्ते से ही लौट गई और फिर जब मैं वापस लौटी तब तक योशीहीरो मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड कर चुके थे। ऐसा कहकर मारिया रोने लगती है। तभी सासुके मारिया की साइड में इंस्पेक्टर ओनिको को नोटिस करता है, यानी ओनिको इस केस में अभी तक नजर गड़ाए हुए है। तभी मारिया वहाँ एक कॉल रिसीव करती है और बताती है कि कोई इंस्पेक्टर ओनिको तुमसे बात करना चाहती हैं। इसे सुन सासुके वो फोन पिक करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सासुके को ओनिको की गाड़ी में देखते हैं। यहाँ ओनिको सासुके को लेकर अपनी उसी बर्फीली टाउन की तरफ जा रहा था। दरअसल यहाँ एक और लाश मिल चुकी थी। लोकल इंस्पेक्टर इन्हें जंगल की साइड ले जाता है और बताता है कि वो लाश सुबह ठीक इसी बेंच पे पड़ी हुई थी। मरने वाली का नाम मसाओ था और मसाओ की बॉडी के आसपास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कुछ
ट्रेसेस मिले थे। इंस्पेक्टर सासुके से कहता है, 1 महीने पहले सेम इसी तरह से योशिहिरो का भी मर्डर किया गया था, क्या तुम इसे अब भी कोइंसिडेंस कहोगे? इसे सुन सासुके कुछ फैसला नहीं कर पाता। रात में सासुके स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक कर रहा था, तभी सासुके को अपने दूसरे कमरे से कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर देखता है तो वहाँ वही अनजान लड़की खड़ी थी। वो लड़की बगैर कुछ कहे सासुके के कमरे में चली आती है और उसी वक्त वहाँ उस लड़की को ढूंढते हुए 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं। इनमें से एक ऑफिसर को शक हो जाता है और वो जल्दी से सासुके की उसी कमरे को चेक करने आगे बढ़ता है। तब इस कमरे की बालकनी से एक कपड़ा लटका हुआ था, यानी वो लड़की यहाँ से भाग गई थी। इसलिए ये दोनों सासुके के घर के बाहर जाकर लड़की को ढूंढने लगते हैं। इधर सासुके ये सब देखकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहाँ उसे वो अनजान लड़की न्यूज़पेपर पढ़ती हुई दिखती है। इस लड़की ने बालकनी से वो कपड़ा पुलिस को चकमा देने के लिए लगाया था। सासुके पूछता है, आखिर तुम हो कौन? वो लड़की कहती है, मेरे बारे में जानना ज्यादा जरूरी नहीं, मैं बस एक बार मिस्टर योशिहिरो के क्राइम सीन में जाकर कुछ तहकीकात करना चाहती हूँ और आपके सहमति के बगैर इवन पुलिस भी मिस्टर योशिहिरो के क्राइम सीन में नहीं जा सकती। दरअसल मेरे ऊपर पुलिस मिस्टर योशिहिरो को मारने का इल्जाम लगा रही है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। तभी सासुके को याद आता है कि इंस्पेक्टर ओनिको ने उसे कहा था कि मिस्टर योशिहिरो के मरने से पहले कुछ लोगों ने उसे एक अनजान लड़की के साथ देखा था। सासुके समझ जाता है कि वो अनजान लड़की यही थी, लेकिन वो लड़की कहती है, जरा सोचो, अगर मैंने ही मिस्टर योशिहिरो का कत्ल किया होता तो मैं यहाँ तुम्हारे पास उनके केस की तहकीकात करवाने क्यों आती? सासुके कहता है, वो सब ठीक है, लेकिन तुमने अब तक मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। तो वो लड़की थोड़ा हिचकते हुए अपना नाम युहारा बताती है। युहारा कहती है, असल में मैं वहाँ क्राइम सीन में अपने एक पुराने दोस्त केंटा को ढूंढना चाहती हूँ। ये रही केंटा की फोटो। सासुके कहता है, लेकिन केंटा का योशिहिरो के मर्डर से क्या कनेक्शन? तो यहाँ युहारा सासुके के इस सवाल का सही से जवाब नहीं देती और अब सासुके युहारा के साथ कल क्राइम सीन में चलने मान जाता है। फिर सीन ओनिको पर शिफ्ट होता है। ओनिको ने दूसरे विक्टिम मसाओ, जिसकी लाश बेंच में मिली थी, उसकी डिटेल्स निकाल ली थी। असल में मसाओ एक अनपॉपुलर एक्टर था, यानी मसाओ और योशिहिरो एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, क्योंकि योशिहिरो भी एक रिटायर्ड फिल्म प्रोड्यूसर था, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। इसे देखकर ओनिको मॉनिटर के पास जाकर उसमें योशिहिरो का फिल्मी करियर सर्च करता है और यहाँ कई सारी फिल्म्स और डायरेक्टर की लिस्ट आ जाती है जिनके साथ योशिहिरो ने फिल्म बनाई थी। इन्हीं में से एक डायरेक्टर का नाम मित्सुओ था। वहीं मसाओ की डिटेल्स के अकॉर्डिंग मसाओ ने भी अपनी एक फिल्म मित्सुओ के साथ बनाई थी, यानी ये दोनों ही विक्टिम फिल्म डायरेक्टर मित्सुओ से जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ सासुके और युहारा क्राइम सीन में पहुंच गए थे। इधर युहारा क्राइम सीन को अच्छे से देखकर बताती है कि योशिहिरो को मारने के लिए वो जहरीली गैस ऊपर से कहीं से फेंकी गई थी। कातिल ने ये सब करने के लिए ठंडा इलाका इसलिए चुना क्योंकि अगर वो ऐसा गर्म इलाके में करता तो जियोथर्मिकल हीट यानी पृथ्वी की गर्मी के कारण जहरीली गैस डिफ्यूज हो जाती, लेकिन ऐसे ठंडी इलाके में हवा बहुत कम चलती है और गैस का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए कातिल ने दोनों विक्टिम्स को मारने के लिए ये बर्फीली जगह चुनी। इसे सुन सासुके हैरान होकर कहता है, आखिर तुम हो कौन? युहारा बताती है, मैं लैपलेस विच हूँ। ऐसा बताकर युहारा वहाँ से चली जाती है और अब सासुके को याद आता है कि 18वीं सेंचुरी के जाने माने मैथमेटिशियन सर साइमन लैपलेस ने एक शैतान की कल्पना की थी। बाद में उस शैतान को लैपलेस डीमन बोला गया। लैपलेस डीमन एक इमेजिनरी लिविंग बीइंग था जिसे इस यूनिवर्स के हर एटम, लोकेशन और मैथ की जानकारी है। वो अपनी इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भविष्य और वर्तमान दोनों प्रिडिक्ट कर सकता है। ऐसा सोचते ही सासुके को याद आता है कि युहारा ने गिरते हुए जूस को देखते ही ये भाप लिया था कि ये जूस किधर गिरने वाला है। अगली सुबह जब सासुके अपने ऑफिस में होता है तभी सासुके से मिलने वहाँ इंस्पेक्टर ओनिको आते हैं। ओनिको सासुके से कहते हैं, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, मुझे दोनों केस को मर्डर करार करवा के इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। सासुके कहता है, मर्डर करार करना इतना आसान नहीं, विक्टिम्स के बीच कोई रिलेशन भी नहीं था। ओनिको कहता है, हमें रिलेशन मिल गया। आपने मित्सुओ नाम के डायरेक्टर के बारे में तो सुना ही होगा। मसाओ और योशिहिरो दोनों उसकी फिल्मों में काम कर चुके थे। सासुके कहता है, फिल्म इंडस्ट्री में ये नॉर्मल बात है, लेकिन ओनिको सासुके को अपनी एक फाइल निकाल कर दिखाता है। इसमें लिखा हुआ था कि आज से 8 साल पहले मित्सुओ की बेटी ने अपने पूरे कमरे में सल्फाइड गैस फैलाकर सुसाइड कर लिया। इस गैस के कारण मित्सुओ की वाइफ भी गुजर गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से मित्सुओ का इकलौता बेटा सरवाइव कर गया। इस हादसे के दौरान मित्सुओ अपनी एक फिल्म के सेट पर बिजी थे। इन सब में हाइड्रोजन सल्फाइड जहर कॉमन है। ऐसा बताकर ओनिको सासुके को डायरेक्टर मित्सुओ का ब्लॉग पेज दिखाता है। इन सभी ब्लॉग्स में मित्सुओ
मित्सुओ अपनी फैमिली के बारे में लिखता था। सासुकी इनमें हादसे के आसपास वाला ब्लॉग पढ़ता है तो उसमें मित्सुओ ने लिखा था, मैंने एक साथ अपने 2 चाहने वालों को खो दिया। कहते हैं कि हाइड्रोजन जहर से किया गया सुसाइड बहुत शांतिमय होता है, लेकिन इस सुसाइड ने मेरी जिंदगी में तहलका ला दिया। फ्लैशबैक में आगे दिखाते हैं कि मित्सुओ उदास होकर बैठा होता है। तभी मित्सुओ के पास एक पुलिस ऑफिसर आकर कहता है, आपकी बेटी और वाइफ ने सुसाइड किया था, आप इस बारे में कुछ जानती हैं? मित्सुओ खड़ा होकर गुस्से से कहता है, मुझे कैसे पता होगा। आगे हम देखते हैं कि मित्सुओ का बेटा केंटा भी उस हाइड्रोजन गैस का शिकार हुआ था और उसकी जान लगभग नहीं बचाई जा सकती थी। लेकिन अगली सुबह केंटा के डॉक्टर ने मित्सुओ को ये बताया कि अब केंटा को बस एक खास तरह के ऑपरेशन से ही जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस है कि केंटा फिर से पहले की तरह ही नॉर्मल हो पाएगा। तो यहाँ मित्सुओ इस ऑपरेशन के लिए मान जाता है। मित्सुओ का कहना था कि अगर केंटा को बचाने का 1% भी चांस हो तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। आगे उस ऑपरेशन के बाद केंटा सच में मौत के मुंह से बाहर निकल आता है, लेकिन केंटा कुछ बोल नहीं सकता था और उसकी हरकतों से लग रहा था कि वो अपनी सारी याददाश्त भुला चुका है। कुछ समय बाद जब केंटा अपने फिंगर्स को हिला सकने में कामयाब होता है, तब केंटा कीबोर्ड में टाइप करता है कि आप हैं कौन। मित्सुओ बताता है, मैं मित्सुओ तुम्हारा फादर हूँ, मैं फिल्में बनाता था और तुम अक्सर मेरे फिल्म सेट में विजिट करते थे। ऐसा बताकर मित्सुओ अपनी कई सारी लाइफ इवेंट्स बताता है, लेकिन केंटा टाइप करता है कि मुझे आपकी किसी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं। आगे केंटा की हालत काफी सुधर जाती है, लेकिन केंटा सब कुछ यहाँ तक कि मित्सुओ और अपने साथ उनके रिलेशन को भुला चुका था। इसलिए अब मित्सुओ भी इस डेस्टिनी को मान जाता है कि केंटा और उसका रिलेशन खत्म हो चुका है। मित्सुओ केंटा को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसलिए ये दोनों अलग अलग रास्ते चले जाती हैं। ये सारी बातें मित्सुओ ने अपने ब्लॉग में बताई हुई थी। इन्हें पढ़कर सासुकी कहता है, मित्सुओ की फैमिली ने हाइड्रोजन सल्फाइड से सुसाइड किया था। इसके अलावा दोनों केसेस में कुछ भी सिमिलर या कनेक्शन नहीं है। इंस्पेक्टर ओनिको कहता है, अगर एक थ्योरी डाल दी जाए तो कनेक्शन अपने आप सामने आ जाएगा। दरअसल मित्सुओ की कई सारी फिल्में थिएटर में नहीं चलती थी और जिस वक्त मित्सुओ की फैमिली ने सुसाइड किया था उस समय प्रोड्यूसर योशीहिरो ने मित्सुओ की फिल्म में बहुत सारे पैसे लगाए थे। योशीहिरो को शक था कि उसकी फिल्म बहुत घाटे में जाएगी, इसलिए उसने सुर्खियों में बने रहने के लिए और पब्लिक सिंपैथी पाने के लिए मित्सुओ की फैमिली को मरवा डाला। मित्सुओ की फैमिली को मारने के लिए योशीहिरो ने जरूर मसाओ को हायर किया होगा, क्योंकि इस हादसे के वक्त योशीहिरो मित्सुओ के साथ फिल्म सेट में मौजूद थे, यानी योशीहिरो के पास अपनी एलिबी थी। लेकिन बाद में मित्सुओ को इस बारे में पता लग गया और उसने भी योशीहिरो और मसाओ को सेम हाइड्रोजन सल्फाइड से मार डाला, जैसे 8 साल पहले उन दोनों ने मित्सुओ की फैमिली को मारा था। सासुके कहता है, लेकिन इतने सालों बाद ही क्यों? ओनिको कहता है, मुझे नहीं पता। वैसे मैंने जो तुम्हें ब्लॉग दिखाया वो मित्सुओ ने 8 साल पहले लिखे थे और उसके बाद वो कहाँ गया उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। सासुके कहता है, फिर भी हाइड्रोजन सल्फाइड से इतना परफेक्टली किसी को मार पाना नामुमकिन है। ओनिको कहता है, क्या पता इसमें योशीहिरो की वाइफ मिया भी शामिल हो। मिया योशीहिरो को जानबूझकर उस जगह में ले गई हो जहाँ गैस की मात्रा ज्यादा थी। सासुके कहता है, कोई ये भाप नहीं सकता कि सल्फाइड गैस किस जगह पर ज्यादा फैलेगी। ये अंदाजा लगाना किसी जीनियस के भी बस के बाहर है। तो इसे सुन ओनिको वहाँ से चला जाता है। अब सासुके फिर से मॉनिटर के पास जाकर उसमें मित्सुओ की वेबसाइट वाली फोटो स्लाइड करने लगता है और तभी सासुके को उसमें एक लड़के की फोटो दिखती है। सासुके को याद आता है कि ये तो सेम वही लड़का है जिसकी फोटो उसे युहारा ने दिखाई थी और जिसे युहारा ने अपना दोस्त बताया था। सासुके कॉल में युहारा से पूछता है, क्या जिसे वो ढूंढ रही है क्या वो मिस्टर मित्सुओ का बेटा केंटा है? तो युहारा इस पर हाँ कहती है। सासुके कहता है, अगर तुम केंटा के बारे में जानती हो तो तुम मेरी इस तहकीकात में मदद कर सकती हो। युहारा कहती है, और ऐसा करना जरूरी क्यों है? सासुके बताता है, क्योंकि उस हॉट स्प्रिंग की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर फिर से किलर ने उस इलाके में एक और मर्डर कर दिया तो इसका सारा ब्लेम मुझ पर आएगा। तो युहारा सासुके से मिलने मान जाती है। आगे सासुके उस जगह पहुंचता है जहां उसने युहारा को बुलाया था। इधर युहारा सासुके के सामने वाले ब्रिज में खड़ी थी। युहारा सासुके को थोड़ा लेफ्ट जाने का कहकर वहां रुकने कहती है और ऊपर ब्रिज से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फेंकती है और तभी वो पूरी गैस एक डायरेक्शन से नीचे आकर सासुके जहां खड़ा था उसके आसपास के इलाके को ढक देती है। इसे देखकर खुद सासुके हैरान था, क्योंकि ये गैस सच में सासुके को नुकसान पहुंचा रही थी। युहारा कहती है, उस दिन दोनों विक्टिम्स को ऐसे ही मारा गया था। तभी युहारा देखती है कि उसे पकड़ने बहुत सारे पुलिस वाले आ गए थे। यहाँ लेडी ऑफिसर काओरी सासुके को अपने साथ चलने कहती है। आगे काओरी सासुके को अपने साथ एक मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के अंदर लेकर जाती है। यहाँ सासुके
युहारा के फादर शिनिची से मिलता है। शिनिची अपनी बेटी के करतूत के लिए सासुके से माफी मांगता है। सासुके कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। आगे शिनिची सासुके को बताता है कि वो केंटा का मेन सर्जन हुआ करता था। ऐसा कहकर शिनिची स्क्रीन में केंटा की रिकवरी होने वाली फुटेज दिखाता है। इसमें केंटा डाइस को फेंकते हुए कुछ नंबर्स बोल रहा था और जिन नंबर्स को वो बोल रहा था सेम वही नंबर्स डाइस में आ रही थी। सासुके कहता है केंटा डाइस को कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है। शिनिची बताता है वो डाइस को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा बल्कि उन्हें साइंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा है। देखो जैसे ही केंटा डाइस को उछालता है वैसे ही डाइस बगैर एयर के संपर्क में आए ग्रेविटी से नीचे गिरती है और फिर डॉज होकर फ्रिक्शन की वजह से एक अलग एंगल में घूमती है। केंटा इस एंगल को अपनी मैथ कैलकुलेशन से पहले ही पता कर लेता है। सासुके कहता है लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल है। तब शिनिची सासुके को एग्जाम्पल दिखाने के लिए सामने रखी डाइस थोड़ा सा उठाकर पूछता है नीचे गिरने पर इसमें क्या नंबर आएगा। सासुके कहता है ऑफ कोर्स 6 आएगा। शिनिची कहता है तुमने सही कहा, तुमने इतना परफेक्टली इसलिए गैस किया क्योंकि डाइस की दूरी मेज से काफी कम थी। केंटा भी सेम यही करता है लेकिन कॉम्प्लेक्स तरीके से। मेरे ख्याल से हर ह्यूमन के अंदर बहुत सारी सुपर एबिलिटीज हैं, लेकिन जब कोई ह्यूमन अपने पास के कमजोर लोगों को देखता है तो उसका दिमाग भी ऑर्डिनरी लोगों जैसा काम करना सीख जाता है। बट हमारी सर्जरी एक ह्यूमन को उसके पास ट्रॉमेटिक इवेंट्स को भुला देती है और कई लोग इस सर्जरी को सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन केंटा जैसे चुनिंदा लोग इस सर्जरी को पास कर लेती हैं और इसके साथ उनमें कुछ सुपर एबिलिटीज भी आ जाती हैं। सासुके कहता है ये एक्सपेरिमेंटल सर्जरी आपने युहारा पर भी की थी इसलिए वो मैथ में इतनी जीनियस है। शिनिची कहता है हाँ, दरअसल गवर्नमेंट की हमारी एक्सपेरिमेंट पे नजर है, उन्हें सर्जरी को पब्लिक करने से पहले किसी पर एक्सपेरिमेंट करना था। सासुके चिल्लाते हुए कहता है और इसके लिए आपने अपनी ही बेटी को पहला बकरा बनाया। काओरी कहती है ऐसा नहीं है, बल्कि खुद युहारा चाहती थी कि उसके फादर शिनिची उस पर ये एक्सपेरिमेंट करे। असल में युहारा बचपन में अपनी मॉम के साथ एक लेक देखने गई थी, लेकिन उस लेक के पास एक भयंकर तूफान आ गया जिसमें युहारा की मॉम चल बसी। इसके बाद से ही युहारा काफी डिस्टर्ब रहने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि ना वो कभी लेक में जाने की जिद करती और ना ही उसे अपनी मॉम को खोना पड़ता। सासुके आगे कहता है इसके बाद जब युहारा ने केंटा को देखा कि वो आपके एक्सपेरिमेंट से भविष्य कैलकुलेट कर सकता है तो इसी देख युहारा ने भी खुद पर ये एक्सपेरिमेंट करवाया ताकि वो तूफान या आंधी जैसे खतरों को पहले ही मेजर कर सके। शिनिची कहता है करेक्ट। सासुके अब मेरी तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम इस बात को यही राज रहने दो जब तक कि हमारा एक्सपेरिमेंट पब्लिक ना हो जाए। तुम इस केस में रिसर्चर थे इसलिए तुम्हें इतना बताना मेरा फर्ज था। सासुके कहता है दोनों केसेस में बस एक ही आदमी कॉमन है और वो है केंटा। कहीं केंटा ने ही तो अपनी बहन और मॉम का बदला लेने के लिए मसाओ और योशिहिरो को मार डाला। असल में उस एक्सपेरिमेंट से केंटा की याददाश्त पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। शिनिची कहता है ये बात जितनी गुप्त रहे उतनी ही ठीक है, वरना हमारे ऊपर बहुत से लोग हैं जिन्हें आपकी इस थ्योरी का पता लग गया तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे सुन सासुके चुप होने मान जाता है। आगे सासुके वहां से निकला ही था कि तभी उसे ऑफिसर ओनी को कॉल करके कहते हैं मैंने मिसुओ को ढूंढ लिया, लेकिन मैं मिसुओ से ज्यादा बात नहीं कर सका। मिसुओ पूरे दिन अजीब चीजें ड्रॉ करता रहता है और ऐसा दावा करता है कि वो अपनी एक फिल्म के लिए स्टोरी तैयार कर रहा है। मेरे ख्याल से अपने बेटे से बिछड़ने और परिवार को खोने के गम से मिसुओ की दिमागी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है। अब हमारे पास इस कंप्लीट केस का बस एक ही सस्पेक्ट बचता है और वो है मिसुओ का बेटा केंटा। शायद केंटा को अपनी पुरानी मेमोरी याद आ गई हो और वही सबसे अपना बदला ले रहा हो। अब मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। यहाँ हम युहारा को बस से बाहर आता देखते हैं कि तभी एक अनजान आदमी युहारा से कहता है 40 सेकंड बाद बारिश होने वाली है। ऐसा कहकर वो आदमी युहारा को छाता पकड़ाता है और कहता है 3 मिनट की दूरी पर एक इंस्टीट्यूट है, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो आदमी बस पकड़कर वहां से चला जाता है और फिर युहारा जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ती है वैसे ही रास्ते में बारिश होने लगती है। इसे देख युहारा हैरान होकर उस आदमी की दी हुई छतरी निकालती है और अब युहारा को याद आ जाता है कि वो आदमी कौन था। आगे युहारा उस आदमी से उसके इंस्टीट्यूट में मिलकर बताती है कि तुम मेरे फादर के पेशेंट केंटा हो। केंटा कहता है हाँ, और मैंने कोमा के वक्त तुम्हारी फोटो उनके लैब में देखी थी इसलिए मैंने तुम्हें अप्रोच किया। युहारा कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि
कि कुछ समय बाद बारिश होने वाली थी। केंटा चलते हुए बताता है, मैं छोटी मोटी आपदाओं को कैलकुलेट करके उन्हें भाप सकता हूँ, लेकिन अर्थक्वेक या फिर तूफान जैसी बड़ी आपदाओं को भापने में मैं कई बार गलत साबित होता हूँ। युहारा कहती है, क्या तूफान या आंधी को तुम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? केंटा कहता है, कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे लंबे समय की ट्रेनिंग चाहिए होगी। युहारा कहती है, मैं खुद पर भी तुम्हारे वाला एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे डैड इस पर राजी नहीं होते। तभी सीन कट होता है और हम फिर से प्रेजेंट वाली युहारा को देखते हैं, जो अपने कमरे में बंद थी। दरअसल दूसरी तरफ सासुकी को फिर से काओरी मैथ इंस्टीट्यूट के अंदर एक्सपेरिमेंट को जज करने लाती है, क्योंकि अब ये एक्सपेरिमेंट पब्लिक होने वाला था। वहीं ऑफिसर ताकियो को युहारा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है और वैसे ही ताकियो कमरा खोलकर उसके अंदर जाती हैं, तो यहाँ कांच टूटा हुआ था और युहारा घबराई हुई थी। युहारा इधर एक बॉल की तरफ इशारा करती है। जैसे ही ताकियो उस बॉल को उठाता है, वैसे ही युहारा कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर देती है। यहाँ जगह जगह पर कांच रखे हुए थे, जिसकी रोशनी डायरेक्ट ऑफिसर ताकियो की आंख पर पड़ती है और इसी मौके में युहारा ताकियो की जेब से चाबी चुराकर कमरे से भाग जाती है। इस दौरान सासुकी भी लिफ्ट से नीचे आ रहा था कि तभी युहारा सासुकी की लिफ्ट में चढ़ जाती है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी पुलिस टीम युहारा के पीछे पड़ी हुई थी। युहारा सासुकी से कहती है, मुझे इस केस को सॉल्व करने में बस आप ही मदद कर सकती हो। तो इस पर सासुकी राजी हो जाता है। अब ये दोनों लिफ्ट से उतरकर पार्किंग लॉट पहुंचती हैं और यहाँ से ताकियो की गाड़ी चुराकर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बचते हुए भाग जाती हैं। आगे एक रेस्टोरेंट में सासुकी युहारा से पूछता है, तुम केंटा को क्यों ढूंढना चाहती हो? युहारा कहती है, केंटा वो सब देख सकता है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। केंटा अब इस तरह से गायब हुआ है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। आखिरी बार केंटा ने मुझसे कहा था कि लैपलेस डीमन बनना एक श्राप है। सासुकी कहता है, शायद केंटा का इससे ये मतलब था कि वो इस एक्सपेरिमेंट से खुश नहीं है, जैसे तुम भी इस एक्सपेरिमेंट के बाद से पहले की तरह नहीं रही। युहारा कहती है, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे केंटा के बारे में कुछ पता है कि उसने 8 साल तक क्या किया। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि केंटा युहारा पर एक्सपेरिमेंट करके उसे भी अपने जैसा बना रहा था। यहाँ केंटा युहारा के साथ मिलकर अपनी भी मौसम प्रिडिक्ट करने वाली टेक्निक को ग्रो करता है और 8 साल बाद केंटा इसमें इतना मास्टर हो जाता है कि वो युहारा को अपने साथ लाकर एक नॉर्मल मून से चमकते हुए मून का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। इसे देख युहारा बहुत खुश होती है। युहारा प्रेजेंट में कहती है, मुझे उस वक्त लग रहा था कि केंटा ये सब मेरे लिए कर रहा है, लेकिन असल में केंटा अपने भापने की क्षमता को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब कर रहा था। शायद उसे मर चुकी अपनी बहन और माँ का बदला लेना था। ऐसा कहते ही सासुकी नोटिस करता है कि सामने वाली लिफ्ट से योशिहिरो की वाइफ मिया गुजर रही थी। आगे मिया अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होती है और ये दोनों उसका पीछा करते हैं। दरअसल सासुकी को ऐसा शक था कि ये मर्डर केंटा और मिया दोनों ने मिलकर किया था और सिर्फ मिया ही जानती है कि केंटा इस वक्त कहाँ है। तभी सासुकी को इंस्पेक्टर ओनिको का कॉल आता है। ओनिको फोन पर कहता है, मैंने मिसुओ की फैमिली के बारे में उनके संबंधियों से जानकारी इकट्ठा की और मुझे एक घुमा देने वाली बात पता लगी। एक लेडी जो मिस मिसुओ की सहेली थी, उन्होंने मुझे बताया कि मिसुओ अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता था। सासुकी कहता है, लेकिन इस बारे में तो मिसुओ ने अपने ब्लॉग में कुछ मेंशन नहीं किया था। ओनिको कहता है, हाँ, और इतना ही नहीं, मिसुओ की बेटी जो मिडिल स्कूल में थी, वो कुछ पैसों के बदले में अपने क्लास के लड़कों के साथ फिजिकल होती थी। इसे सुन सासुकी हैरान होता है। ओनिको कहता है, और मिसुओ के ब्लॉग में जो हमने उसकी परफेक्ट फैमिली के बारे में पढ़ा था, वो सब सिर्फ मिसुओ के दिमाग की मात्र कल्पना थी। इसे सुन सासुकी को कुछ याद आता है और सासुकी युहारा से पूछता है, आखिर केंटा ने सब कुछ भूलने का नाटक क्यों किया था? युहारा कहती है, शायद इसलिए क्योंकि केंटा नहीं चाहता था कि कोई उस पर मसाओ और योशिहिरो के मर्डर का शक करे। सासुकी कहता है, लेकिन केंटा जब पहली बार होश में आया था तभी से उसने मेमोरी लॉस होने का नाटक किया था। कोई इंसान इतने आगे की नहीं सोच सकता, और अगर केंटा को अपने कातिल से बदला लेना ही था तो वो डायरेक्ट पुलिस को कातिल का नाम बताकर उन्हें गिरफ्तार करवा देता, लेकिन केंटा ने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद केंटा सब कुछ भूलने का नाटक करके असली हत्यारे को बेवकूफ बना रहा था, और असली हत्यारा केंटा का कोई बहुत करीबी है। हाँ, मिसुओ फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद केंटा के फादर मिस्टर मिसुओ ही थे। तो इन बातों को फोन पर ओनिको भी सुन लेता है। तभी मिसुओ के पास एक लड़का आकर बताता है कि आपको आपका बेटा लेने आया है। इसे सुन मिसुओ तैयार होकर बाहर निकलता है। यहाँ तूफान चल रहा था। मिसुओ तूफान की तरफ देखकर कहता है, ये मेरी फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए अच्छा सीन होगा। ऐसा कहकर मिसुओ जो ड्राइंग इतने सालों से बना रहा था उन्हें नीचे फेंक देता है। दरअसल यहाँ मिसुओ को लेने मिया आई थी और मिया
की गाड़ी का बहुत समय से सासुके और युहारा पीछा कर रहे थे। अब जैसे ही मिया अपनी गाड़ी लेकर निकलती है और सासुके उनके पीछे बढ़ता है, वैसे ही वहाँ बीच रास्ते में पुलिस टपक पड़ती है और यहाँ पुलिस सासुके पर युहारा को किडनैप करने का झूठा इल्जाम डालकर अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर ताकियो और उसकी टीम आकर सासुके और युहारा को छुड़ा लेती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिनिची ने ताकियो को कमांड दिया था कि सासुके और युहारा मित्सुओ के बहुत करीब हैं। उन्हीं के जरिए हम केंटा को ट्रैक कर सकते हैं। इसे देखकर युहारा गाड़ी लेकर सासुके को चलने कहता है, पर सासुके को पता नहीं था कि मित्सुओ कहाँ गया। तभी सासुके को अपने पैर के नीचे मित्सुओ का कागज मिलता है। इसमें मित्सुओ ने एक हवेली डिजाइन की थी और लिखा था कि वो इसी जगह में कहानी का क्लाइमेक्स शूट करेगा। इसे पढ़ते ही सासुके समझ जाता है कि मित्सुओ इसी जगह के पास गया है। दूसरी तरफ मित्सुओ मिया को अपने साथ उस मेंशन के करीब लाता है जिसे उसने स्केच में बनाया था। मित्सुओ कहता है, इसी इमारत पर मैंने अपनी आखिरी फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया था। उस वक्त वो फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई, लेकिन इस बार वो एक मास्टरपीस होने वाली है। मिया कहती है, आपका बेटा केंटा इस मेंशन के अंदर आपका इंतजार कर रहा है, मैं यहाँ से चलती हूँ। मित्सुओ कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर मित्सुओ अपनी स्टिक से मिया को मार मार कर बेहोश कर देता है और उसको उसी हालत में ले जाकर हवेली में फेंक देता है। मित्सुओ हवेली में कहता है, केंटा तुम यही हो, मैं जानता हूँ। तो इसे सुन केंटा मित्सुओ के सामने हाजिर होता है। मित्सुओ कहता है, जब तक तुम्हारी पार्टनर मिया मेरे साथ है तब तक तुम मुझ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने जल्दी आओगे, लेकिन तुमने 8 साल देरी कर दी। केंटा कहता है, इन 8 सालों में मुझे और भी जरूरी काम थे। इसे सुन मित्सुओ पुरानी फर्नीचर के पास जाता है और उसमें रखे बॉक्स से एक बिल्कुल नई गन निकालता है। यही गन मित्सुओ अपनी ड्राइंग में बनाया करता था। मित्सुओ कहता है, डायरेक्टर होने के नाते मैं हर बारीकी में ध्यान देता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सासुके और युहारा इस इलाके में पहुंच चुके थे। युहारा क्लाइमेट को देखकर बताती है कि आज के तूफान में ये पूरी हवेली टूट जाएगी। असल में केंटा ने यहाँ अपने फादर मित्सुओ को इसीलिए बुलाया है ताकि वो उनके साथ खत्म हो सके। अब मित्सुओ केंटा से कहता है, तो तुम 8 साल पहले से ही जानते थे कि तुम्हारी बहन और मॉम को सल्फाइड जहर से मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं था, पर तुम्हें ये सब पता कैसे चला? केंटा कहता है, आप ही के मुंह से। जब मैं कोमा में था तब आप योशिहिरो से कॉल पर कह रहे थे कि मैंने मसाओ से कहकर अपनी बेटी और वाइफ को मरवा दिया है। वह दोनों वैसे भी मेरे बस के बाहर हो गए थे। अब हमें ऑडियंस की सिंपैथी पाने से कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ तक सवाल रहा केंटा का, तो वो भी अब कुछ नहीं कर सकता, उसकी याददाश्त चली गई है। केंटा कहता है, मैं हर दिन आपको फोन में ऐसी बहुत सी बातें करता हुआ सुनता था और मुझे उसी से पता लगा कि मेरी फैमिली को खत्म करने वाले आप, मसाओ और योशिहिरो थे। लेकिन उस टाइम मैं कमजोर था, इसलिए मैंने होश में आने के बाद भी मेमोरी लॉस होने का नाटक किया ताकि आप मुझे भी ना मार डालो। सीन फिर से युहारा पर शिफ्ट होता है, जिसे तूफान आते ही अपने बचपन वाले ट्रॉमा की याद आ रही थी। लेकिन इधर सासुके युहारा को हिम्मत देता है और अब युहारा सासुके की जेब से पेपर प्लेन निकाल कर उसे हवा की डायरेक्शन में उड़ाती है। युहारा अपने मन में कहती है, जैसे ही ये पेपर प्लेन कट कर पूरी तरह जमीन में आ जाएगा वैसे ही ये हवेली ध्वस्त हो जाएगी। ऐसा कहते ही युहारा को एक आइडिया आता है और युहारा सासुके को गाड़ी में बैठने कहती है। दूसरी तरफ केंटा अपने फादर से कहता है, सिर्फ एक फिल्म के लिए आपने अपनी बेटी और वाइफ की बलि दे दी। केंटा कहता है, जानते हो मेरा असली फेलियर मेरी फिल्में नहीं बल्कि मेरी फैमिली थी। मैं एक आइडियल फैमिली बनाने का ख्वाब देखता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तुम तो जानती ही हो कि जब एक डायरेक्टर की सोच खरी नहीं उतरती तो वो कितना पागल हो जाता है। वो उसके बदले कुछ भी कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। और अब तुम्हें मारने के बाद मुझे फ्री की पब्लिसिटी मिलेगी जिससे लोग मेरे बारे में जानना चाहेंगे और तब मैं खुद के ऊपर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाऊंगा। तभी इतने में ही वहाँ युहारा आ जाती है। केंटा युहारा को यहाँ से भागने कहता है क्योंकि इधर तूफान आने वाला था। तभी तूफान आना शुरू होता है और सासुके जिस गाड़ी में बैठा था वो गाड़ी तूफान की वजह से उड़कर उसी हवेली की तरफ बढ़ने लगती है। असल में ये सब युहारा ने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था। अब सासुके की गाड़ी हवेली को डैमेज करके अंदर बढ़ती है, लेकिन यहाँ तूफान खत्म होने के बाद भी किसी की जान नहीं जाती। दरअसल युहारा ने सासुके की गाड़ी के साथ ऐसी कैलकुलेशन की थी जिससे किसी की भी जान नहीं गई और इवन इतनी बड़ी घटना में मिया भी बच गई। आगे एक नरेशन में बताया जाता है कि मसाओ और योशिहिरो पॉइजनस गैस से मरे थे, लेकिन उनकी डेथ को नेचुरल डेथ करार किया गया
और फाइल हमेशा के लिए क्लोज कर दी गई। वहीं मित्सुओ को बचा लिया गया और मित्सुओ ने 8 साल पहले अपनी ही फैमिली को खुद मरवा डाला था। इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया। अगली सुबह सासुके अपने ऑफिस रूम में होता है, तभी सासुके को टीवी में एक न्यूज दिखती है। इसमें बताया जा रहा था कि मिस्टर मित्सुओ लंबे समय से एक बीमारी की चपेट में थे और अंत में उन्होंने दौरे में आकर खुद की जान ले ली। इसे सुन सासुके काफी हैरान होता है। तभी सासुके के पास एक पेपर प्लेन उड़ते हुए आता है। इसे देख सासुके जब अपनी खिड़की से झांकता है तो बाहर युहारा खड़ी थी। आगे युहारा सासुके को बताती है कि मैं शहर से बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुमसे आखिरी बार मिलने आई थी। सासुके कहता है, खैर क्या तुमने केंटा को फिर से कभी कांटेक्ट किया, क्योंकि उस हादसे के बाद से केंटा बिल्कुल गायब हो चुका है। तो युहारा इस बारे में कोई बात नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिसर ओनिको अब केंटा के सर्जन शिनिची तक पहुंच गया था। शिनिची बताता है कि केंटा बहुत इंटेलिजेंट है, अगर उसने सरकार से छिपने का फैसला कर लिया है तो वो किसी के हाथ नहीं लगेगा। उसकी इंटेलिजेंस आज के जमाने से असीम है और लगातार बढ़ती रहेगी। ऐसा बताते ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।